change of या कन्वेयन भी लिख सकते हैं, change with the conveyan of heat energy to other forms। थर्मोडायनामिक्स से पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जो थर्मोडायनामिक्स के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, जिनको याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम के अंदर जो है ना तो प्रोसेस temperature of the system remains constant and second is adiabatic process। इनकी एप्लीकेशन आगे जाके आएंगी। दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी, तो बट ये साथ साथ टर्मिनोलॉजीज में पहले इसलिए करा रहा हूँ सो दैट कि जब इनकी एप्लीकेशन हो तब मेरा मजीद टाइम जाया ना हो। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है अ प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव्स द सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता था कि व्हेन, मैं ये इजी वर्ड्स में लिख रहा हूं, एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है, ना हमें ए लेवल्स में कोई रट्टा मारना होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता था कि हम जब भी सिस्टम के अंदर हीट को एंटर करते हैं, इट अपीयर्स एज जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है एंड सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने इसको जस्टिफाई किया था कि आप जब भी सिस्टम के अंदर कोई हीट एंटर करते हैं, it increases the internal energy of the system and some work is done by the system। this is known as first law of thermodynamics। ठीक है, when heat Q enters the system, it increases the internal energy and some work is done by the system। as I said कि by and on the system would affect the answers so much because अगर हम कह रहे हैं कि हमने हीट सिस्टम के अंदर एंटर की है एंड इफ हीट को Q से डिनोट कर रहे हैं, इट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी प्लस सम वर्क इज डन ऑन द बाय द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम होता तो इस W ने क्या होना था, माइनस, क्योंकि अब हमें ये याद रखना है कि Q एंड W वुड बी पॉजिटिव व्हेन Q इन होगा, वर्क आउट होगा, एंड Q नेगेटिव कब होगा, व्हेन, बताएं कब होगा नेगेटिव, कि जब Q आउट हो रहा होगा एंड वर्क इन हो रहा होगा। सो जब हम सिस्टम के अंदर हीट एंटर करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि हीट है तो वो टेम्परेचर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? एंड दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा, अब यहां से अगर हम लोग U की वैल्यू निकालें, इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, अगर हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो किसकी इक्वल आएगी, Q माइनस W के। ठीक है, अब इसकी सर्टेन एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास कि कब हम इनको इस तरीके से लेंगे, कब हम इनको उस तरीके से लेंगे। तो वो हम इनिशियली जो है वो जो है विद टाइम जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर लिया, उसकी बेसिस पे हम आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशंस लिख सकते हैं। आइसोथर्मल को हमने क्या डिफाइन किया था, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, जीरो, क्योंकि जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। वी कुड से दैट U is equals to zero। लेट मी टेक यू टू द अदर पेज। मैं बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा U प्लस W। आइसोथर्मल प्रोसेस हमें क्या कह रहा था
K, temperature of the system remains constant. If temperature remains constant, so the internal energy remains constant. We could put it as 0. So all of the heat energy given to the system will be converted into work done. Adiabatic process में क्या कहा था, ना तो सिस्टम में कोई हीट एंटर होगा, ना ही सिस्टम से कोई हीट जो है वो लूज होगा, which means कि now for adiabatic process Q would be equals to 0. When Q is equals to 0, तो 0 is equals to delta U plus W and delta U would equals to minus W. यानी इंटरनल एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है हमारे पास, नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होगा कि सिस्टम, what will the negative will show, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं W is equals to minus delta U, क्योंकि जब सिस्टम अपनी ही हीट को यूज करते हुए वर्क डन करेगा तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आएगा. सो ये नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है. जी. अब जब हम एडियाबैटिक वर्सेस जो है, क्योंकि ये सारा वर्क डन के ऊपर बेसिस है, अरीब क्लियर है यहां तक बच्चे? जी सर जी. हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस की एग्जांपल्स भी करनी है, बड़ी मजे की होती हैं, उनकी एग्जांपल्स भी अच्छी हैं. इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, लेकिन प्लीज मुझे साथ साथ याद करवाते रहना कि हम लोगों ने उसको किया है कि नहीं किया. लास्ट थिंग, हमारे पास जो आइसोथर्म्स एंड एडियाबैट्स कहते हैं कि ग्राफ की टर्म्स में अगर हम लोग उनको शो करें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के, तो एडियाबैटिक कर्व जो है हमेशा बिलो होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस के, क्योंकि उसका जो है लेस स्टीफन वो कराएगा. एंड इसकी एग्जांपल्स भी बहुत सारी होती हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस के हम अंदर हमारे पास जो है, खैर वो मोलर कांस्टेंट्स अभी हमने पढ़े नहीं है, तो हम कर लेंगे. और एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल्स में हमारे पास जो आ जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन आ जाती है, साउंड वेव जब ट्रेवल करती हैं तो एक्सपेंशन, और हमने साउंड वेव्स भी वैसे अभी A2 में डिटेल में दोबारा पढ़नी है कि हमने स्पीड ऑफ साउंड वेव्स कैसे कैलकुलेट की थी, लाइट की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की थी. वहां पे हम पढ़ेंगे कि एक करेक्शन की गई थी कि न्यूटन्स बिलीव करते थे कि जब साउंड ट्रेवल करता है तो कुछ चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं आता किसी किस्म का, बट लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय सम अदर साइंटिस्ट कि इट एक्ट्स लाइक अ स्टेशनरी वेव्स, और जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है इट जो है वो ब्लॉक्स इन बिटवीन द कंप्रेशन एंड एयर फ्रिक्शन में ब्लॉक हो जाता है. तो जब साउंड ट्रेवल करता है तो वो सडन एक्सपेंशन और जो कंप्रेशन थ्रू द एयर होती है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैट, बिकॉज नाउ it will not, it's not either entering nor leaving the system, so it will also be considered as adiabatic process. और क्लाउड की फॉर्मेशन भी उसके अंदर आती है हमारे पास. और हाँ, आइसोथर्मल के अंदर हम लोग आइसोथर्मल की एग्जांपल्स के अंदर हम लोग एवरी रूटीन की कोई भी एग्जांपल जो है वो पुट नहीं कर सकते. ओके, आई एम स्टार्टिंग विद द सेक्शन. वो कहते हैं कि सपोजिटली कंसीडर करेंगे हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास जो है मल्टीपल गैस पार्टिकल्स हैं. अब हम किसी एक गैस पार्टिकल को ले लेते हैं, उसका मोशन जो है अलोंग द बॉक्स जो है उसको डिस्कस करना है. उसने कहा कि जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा ऑफ द गैस पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, हमने 3 डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करना है तो हम एक्स वाई जी सबको करेंगे, लेकिन हमने ये माइंड में रखना है कि जो वैल्यू अलोंग एक्स होगी वही वैल्यू अलोंग वाई होगी, वही वैल्यू अलोंग जेड होगा. कॉज आइडियल केसेस में हम लोग क्या, मैं ये पहले डिस्कस किस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली एंड में ये पॉइंट आएगा, लेकिन चूंकि हम लोग बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर हैं, हमने सब चीजें डिस्कस कर ली हुई है, तो वेदर वो वेलोसिटी हो, वेदर वो मोमेंटम हो, वेदर कोई भी चीज हो, काइनेटिक एनर्जी हो, किसी भी तरह से ये सब चीजें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं आइडियल केसेस के अंदर. क्योंकि हम ये जो सिस्टम डिस्कस करेंगे इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम डिस्कस करेंगे. आइसोलेटेड सिस्टम मींस कि कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्सेस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, एंड कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल हमारे पास क्या है, प्योरली इलास्टिक है. ठीक है, अब जहां जहां पे जाके मैं इस कॉन्सेप्ट को पुट इन कर रहा हूँ कि वेलोसिटी अलोंग वी एक्स वी वाई एंड जेड, या मोमेंटम अलोंग एक्स वाई या जेड, या फोर्स अलोंग एक्स वाई या जेड इक्वल है, तो उन सबका मीनिंग किस पे बेस करा होगा,
इलास्टिक कोलिजन के ऊपर एंड आइडियल केसेस के ऊपर एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स के ऊपर। ओके, अब विल स्टार्ट विद द मोमेंटम, क्योंकि हमने कहा था कि अपॉन एवरी कोलिजन ये जो कि है मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं टू ईच अदर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर हम मोमेंटम की बात करें अलोंग एक्स एक्सिस, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? mvx, माइनस का साइन आएगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्यों मैंने माइनस का साइन डाला? क्योंकि जब वो इस डायरेक्शन में टकरा के एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में वापस आएगा तो सिर्फ क्या ऐड होगा? मैग्नीट्यूड उसका क्या रहेगा? सेम। सिर्फ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा होगा? कि उसकी डायरेक्शन क्या हुई है? ऑपोजिट हुई है। यहां तक क्लियर है? जी जी। ओके, वो आज ना आते भैया टैब भी आज से लेता हुआ आई। एक दफा उसको ट्राई करके देख लेंगे कि वो काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा? 2mvx। क्लियर? अब टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? S/v। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस पार्टिकल क्या होगा? 2L/vx। क्योंकि अगर हम इसको लेंथ L लेते हैं तो अगर यहां जाते हुए L है तो वापस आते हुए भी क्या होगा? L। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? 2L। सो 2L/vx। ओके, रिकॉर्डिंग हो गई है। यहां तक टाइम आ गया। अब हमें पता है फोर्स किसकी इक्वल होती है? चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम के। अगर चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू 2mvx लिखें एंड टाइम की वैल्यू क्या लिखें? 2L/vx, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, mvx² आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया? अप्लाइड फोर्स की। ये अगर हमारे पास एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स हमारे पास क्या होगी? इसी का ऑपोजिट। तो ये क्या फैक्टर बन जाएगा? mvx²/L। क्योंकि जब माइनस इंटू माइनस करेंगे रिएक्शन फोर्स के लिए जो अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, तो हमारे पास टोटल फोर्स जो लगेगी वो किसके बराबर होगी? mvx/L के इसके। अब ये था हमारे पास ओनली, सॉरी, सर वी भी स्क्वायर होगा ना? हाँ तो स्क्वायर लिखा हुआ मैंने। ओके। 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये v ऊपर चला गया। सो mvx²/L। तो फोर्स बनी मेरे पास विच इज जो है, ये कौन सी फोर्स है हमारे पास? जो पार्टिकल उसके ऊपर लगा रहा है, जो सिस्टम पार्टिकल के ऊपर लगाएगा वो रिएक्शन फोर्स होगी ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास? mvx/L²। ये थी मेरे पास सिर्फ एक पार्टिकल की फोर्स। अगर हम टोटल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करेंगे तो सारी फोर्सेस की को क्या कर लेंगे हम लोग? ऐड कर लेंगे, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो सबके अंदर जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा? मास और लेंथ ट्रेवल जो है दोनों में। मैं दोबारा फोर्स का फॉर्मूला लिख दूं, क्या बना था? mvx²/L। अगर एक पार्टिकल को मैं लिखता हूं mv1x²/L, तो ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? v1x² प्लस v2x², सो फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास किसकी इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया के। अगर यहाँ पे हम एरिया ऑफ द बॉक्स निकालें तो वो किसके बराबर आएगा? L² के। और F अलोंग एक्स एक्सिस निकालें तो Fx आएगा। Fx की वैल्यू ये लिख दें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? m/L³ इंटू mv1x² प्लस सो ऑन, और ये सारा फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है? ये प्रेशर अलोंग, अभी हम एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज द प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। अब m/L³ किसका यूनिट बनता है? सॉरी, कौन सी क्वांटिटी बनती है?
डेंसिटी डेंसिटी बनती है हमारे पास। अब यहाँ पे जरा एक चीज में फोकस करना। अब हमारे पास सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो हम क्या उसकी जगह पे यूज ये लिख सकते हैं, mn/l3। m/l3 तो डेंसिटी नॉर्मली बनती ही है सिंगल पार्टिकल की। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो n को उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो डेंसिटी ओवर n इज इक्वल टू m/l3 बन जाएगा। मुझे साथ साथ बताते रहना, ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइज नहीं हो सकती इस तरीके से। यहां तक क्लियर है? जी जी। अब अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी थी, m/l3 और वेलोसिटीज का स्क्वायर था। m/l3 की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, डेंसिटी ओवर n। तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा, डेंसिटी ओवर n इंटू v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगर मैं इस n को इसके नीचे डिवाइड कर दूं तो ये ऐसे ही नहीं बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। वो चीज बन जाएगी ये, क्योंकि n जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस कर रहा था, और ये वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल था। तो क्या ये पूरा फैक्टर जो है v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस v3 एक्स स्क्वायर सो ऑन ओवर n, क्या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी को शो करेगा कि नहीं करेगा? जी। और एवरेज को हम कैसे शो करते हैं, कैन आई राइट इट एज लाइक दिस, और साथ में सॉरी स्क्वायर भी डालना पड़ेगा। तो प्रेशर किसकी इक्वल आ जाएगा, लॉन्ग एक्सिस एक्स एक्सिस, डेंसिटी इनटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। यहां तक क्लियर है? जी जी जी। अब अगर पी एक्स के अलॉन्ग ये प्रेशर लॉन्ग एक्स एक्सिस ये है, तो प्रेशर लॉन्ग वाई एक्सिस कैसे होगा, डेंसिटी इंटू वी वाई का स्क्वायर। एंड प्रेशर लॉन्ग जी एक्सिस कैसे होगा, डेंसिटी इंटू वी जेड का स्क्वायर। ठीक हो गया? अगर हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट करें तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड के। डेंसिटी सब में कॉमन आएगी एंड वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, टोटल प्रेशर के लिए। अब मैं पहले ही आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता चुका हूं कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड होता है। कॉज इलास्टिक को लेंगे ना, वेलोसिटी ने क्या रहना है, कांस्टेंट। तो अब ये सारे फैक्टर्स ऐड अप होके क्या बन जाएंगे, टोटल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 3, सॉरी इसको वी कैन राइट इट एज, इन सबको आई कैन राइट इट एज 3 इंटू वी स्क्वायर। सो प्रेशर किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है हम लोग? यस। बल्कि सॉरी, यहाँ पे काम करना है, एक स्टेप यहाँ पे और करना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हेयर, एक और स्टेप करना पड़ेगा कि टोटल वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, इन फैक्टर्स की इक्वल होगी। क्योंकि ये बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो लेट मी डू दैट। मैं एक कर रहा था, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू वी एक्स का स्क्वायर। कॉज मैंने सारों को वी एक्स की इक्वल पुट कर दिया, तो ये तो यहाँ से वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1/3 इंटू वी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये जो निकली थी ना हमारे पास पी एक्स की, ये वाली। सो टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वी एक्स स्क्वायर। वी एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो डेंसिटी ओवर 3 इंटू वी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से डेंसिटी की वैल्यू हम वापस से पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा,
mn over 3v into v स्क्वायर। मैथ्स को इसके अंदर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो उस इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा 2n over 3v into 1/2 mv स्क्वायर। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बन गया, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू 2/n 3v into kinetic energy, average kinetic energy of the particle. That is how we reached this equation. बाकी बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ तो हम लोगों ने यहीं से किए थे। क्लियर हो गया? ठीक है। See you tomorrow inshallah ताला। I'll share the recording with you guys. अगर आप लोगों ने इसको रिव्यू करना हुआ तो दोबारा से देख सकते हैं। थर्मल एनर्जी का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो गया हुआ है। अगर कुछ चीजें हम लोग जब वर्कशीट अटेम्प्ट करेंगे तो हम कुछ क्वेश्चन वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? ओके सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज।